आज से अगर हम बात करें तो बिटसेट के आपके सेकेंड अटेम्प्ट के लिए केवल 30 डेज का हमारे पास टाइम बचा है। एंड मैं जानता हूँ आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिटसेट के अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है एंड यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वो कम बैक करना चाहते हैं, पर चीज़ें उनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रही। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है, और उनको तो सबसे पहले यही लग रहा है कि भाई क्या जंप ये सही में पॉसिबल हो भी पाती है कि बस हम जो है एक झूठे सपनों में ही जी रहे। तो देखो, लास्ट ईयर के कुछ मैं सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सेज बताना चाहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या चीज़ें जो है सही में पॉसिबल है या फिर नहीं। और ये आप जानते हैं कि अभी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे हमने आपसे रिस्पॉन्सेज भरवाए थे, ऐसे ही पिछले साल भी भरवाए थे, दोनों ही अटेम्प्ट के टाइम पे। तो उसमें हमें जो है कुछ ये डेटा यहाँ पे देखने को मिला। तो इनमें वो स्टूडेंट्स एक्सक्लूड हो गए जिन्होंने यहाँ पे शायद जो है सेकंड अटेम्प्ट दिया ही नहीं था, या फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए पहली बार अपीयर हो रहे थे, क्योंकि फिर उनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले। तो इनमें से 24% स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिनका भाई मार्क्स के अंदर कोई जंप ही नहीं देखने को मिला, या फिर जो है रिड्यूस हो गए थे मार्क्स। तो ऐसा भी स्टूडेंट्स के साथ होता है, कई बार स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उस चक्कर में जो है उनका स्कोर यहाँ पे गिर जाता है। तो सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आप इस कैटेगरी में आ जा रहे हो। इसके अलावा 0 से लेकर 50 मार्क्स की जंप 48% स्टूडेंट्स ने दिखाया, 50 to 80 जो है 21% ने दिखाया, 80 to 120 मार्क्स का जंप जो है 3% स्टूडेंट्स ने, एंड 120 to 150 में 2.5%, एंड ग्रेटर देन 150 में आपके 1.5% स्टूडेंट्स आते हैं। तो भाई ये जो नीचे वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है ये कम है, ठीक है ना। ये अगर हम देखें तो केवल जो है हमारे 28% के आसपास होते हैं जिनका 50+ मार्क्स की जंप इन्होंने दिखाई है, लेकिन फिर भी जो है दिखाई तो है। तो यहाँ पे आप जो है इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हो, ठीक है। ये वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा पोर्शन है, ये वाले कम पोर्शन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो दिखाते हैं ना, वो कैसे दिखा पाते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, वो अपने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट को ही बार बार नहीं ओवर थिंकिंग करते, वो उस फेज से बाहर निकलते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, और तब जाके जो है सेकंड अटेम्प्ट में बेटर कर पाते हैं। तो एक चीज सबसे पहले मैं तुमसे चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो स्टार्ट करने से पहले लिख दो, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारा क्या स्कोर आया था। जो भी आया ऑनेस्टली लिखो। सबसे पहले तो भाई ऑनेस्टी तुम्हें यहाँ पे अपनानी पड़ेगी, और सेकंड अटेम्प्ट में तुम क्या स्कोर टारगेट करते हुए चल रहे हो वो चीज जो है कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे मेंशन करो, फिर ही जो है आगे इस वीडियो को यहाँ पे प्रोसीड करना। अब एक चीज जो है समझो कि बस 30 डेज का हमारे पास टाइम रह गया है, लेकिन इस टाइम पे भी मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स अभी भी मारे मारे फिर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। तो भाई अगर तुमने रिसोर्सेस यहाँ पे फिक्स नहीं करे तो वो तुम जो है शायद इस कैटेगरी में पहले ही आ गए हो जिनका स्कोर शायद डिक्रीज हो, या फिर बहुत ज्यादा जो है जंप हमें देखने को नहीं मिले। भाई तुम्हें अपने रिसोर्सेस को फिक्स करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें समझ में आ गया कि जेई के लिए जो चीजें मेरे लिए वर्क करी वही मैं बिटसेट के लिए कर सकता हूँ, तो तुम उसको कर सकते हो। लेकिन तुम्हें समझ में आया फर्स्ट अटेम्प्ट देखे कि नहीं वो रिसोर्सेस वर्क नहीं कर रहे, तो अपने रिसोर्सेस को अपग्रेड करो। और यहाँ पे हमारी टीम ने तुम्हारे लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जिसके अंदर तुम्हें वो हर एक रेलिवेंट रिसोर्स देखने को मिल जाएगा जो कि बिटसेट क्रैक करने में तुम्हें हेल्प कर सकता है। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके तुम कोर्स में जो है एनरोल कर सकते हो। और ये चीज मैं तुम्हें बता दूं, पिछले साल सेम कोर्स को यूज करके कई सारे स्टूडेंट्स ने एक बहुत शानदार जंप अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर दिखाई, लाइक 153 से 273 की जंप, 212 से 309 की जंप, 98 से 237 मार्क्स तक की जंप, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे। तो भाई ये चीज तुम भी अचीव कर सकते हो, बस तुम्हें कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, और रिसोर्सेस अगर सही रहे तो भाई तुम जो है डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। तो आज के लिए जो है इस कोर्स पे एक स्पेशल कूपन कोड भी है बिट्स 300, जिसको अप्लाई करके केवल कोर्स तुम्हें 3999 का देखने को मिल जाएगा। स्टिल अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो गिवन नंबर पे तुम हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा यहाँ पे रियलिस्टिक टारगेट तुम क्या लेते हो चल सकते हो, ठीक है। तुमने भाई कमेंट्स के अंदर जो टारगेट लिखा कोई गलत नहीं है, तुमने कम से कम जो है उतना सोचा। तो अब देखो, तुम देख रहे हो नीचे जाके परसेंटेज भलाई स्टूडेंट्स के कम हो गए थे, लेकिन अचीव तो किया ना कुछ स्टूडेंट्स ने, तो भाई तुम भी उसके अंदर आ सकते हो। बट मैं एक मेजोरिटी के हिसाब से बात करूं ना, तो जो रियलिस्टिक टारगेट तुम दिमाग में एक सेट कर सकते हो, लाइक अगर तुम्हारा स्कोर 150 से कम था तो कम से कम पहले जो है 220 के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक ऐसा स्कोर रहेगा कि बिट्स पिलानी के अंदर तुम्हें सीट तो यहाँ पे कंफर्म होगी। और सेकंड टारगेट देन 250 के ऊपर, और ऐसे कर करके टारगेट अपने इंक्रीज कर सकते हो। 150 से 200 वाले 240 के ऊपर का टारगेट लेते हुए चल सकते हैं, और सेकंड टारगेट 275 के ऊपर, 200 to 250 के बीच वाले 270 के ऊपर का टारगेट रखो, सेकंड टारगेट ग्रेटर देन 300। और 250 के ऊपर अगर तुम्हारा भाई स्कोर बना था तो तुम्हारा फर्स्ट टारगेट ग्रेटर देन 300 होना चाहिए, और उसको पुश करते हुए 330 के ऊपर भी पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो, ताकि भाई वो जो टॉप 500 रैंक है इस बार जो नया स्कॉलरशिप स्कीम निकाली है उसके अंदर तुम आ जाओ, और भाई 0 ट्यूशन फीस के अंदर तुम बिट्स पिलानी में पढ़ सकते हो। तो वहां तक की भी जंप जो है पॉसिबल है, बस तुम्हें एफर्ट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन टारगेट की अगर मैं बात करूं फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, तो ये एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी उन्होंने करी। उनके अटेम्प्ट्स जो है यहाँ पे काफी कम थे। अब भाई अगर तुम खुद सोच के देखो, लाइक तुम्हारे अगर सिर्फ
85 अटेम्प्ट है उसमें भी 15 जो है तुम्हारे यहाँ पे गलत हो गए, तो भाई 70 क्वेश्चन करेक्ट करके आ रहे हो, ठीक है। 70 इंटू 3 मान लिया 210, 15 उसमें से गलत हुए, तो बस 185 का स्कोर बनेगा ना, ठीक है। मुश्किल से शायद पहुंचते पहुंचते बिट्स पे लाने की सीट मिले, या फिर जो है रिस्की वाले ही जोन में यहाँ पे फंस के रह जाओगे। तो भैया अटेम्प्ट्स अगर कम रहे तो सब चीजें जो है डाइसी सी ही रह जाएगी, तो अटेम्प्ट्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, और कम से कम 105 क्वेश्चन लगभग टारगेट करो, जिसके लिए तुम इस हिसाब से जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हो। और उसमें भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या रहेगा, एक्यूरेसी, क्योंकि भाई 105 क्वेश्चन अगर तुम अटेम्प्ट करो तो 315 नंबर तक पहुंच सकते हो, लेकिन किसी के भी पूरे सही नहीं होते। मान लो 95% एक्यूरेसी रही, 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 295 मार्क्स, 90% एक्यूरेसी पे 275 मार्क्स, 85% एक्यूरेसी पे 255 मार्क्स। फिर भी एक चीज देख रहे हो, अटेम्प्ट्स तुम्हारे ज्यादा थे, एक्यूरेसी काफी कम भी रही, फिर भी एक अच्छे स्कोर तक पहुंचे। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ी चीज रहती है। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन सेट हो गया कि अटेम्प्ट्स भी अच्छे खासे रहे, एक्यूरेसी भी अच्छी रही, तो भाई काफी बेटर स्कोर तुम जो है बिटसेट में ला सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब जो है इस टारगेट को हम अचीव कैसे करें, आइए वो चीज को समझते हैं। तो एक चीज जो है समझो, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लगभग एवरेज तुम्हारे पास 1 मिनट 40 सेकंड रहेंगे। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, अगर तुम 105 क्वेश्चन का ही टारगेट लेते हो, चलो बाकी 25 क्वेश्चन अभी के लिए जो है अपन छोड़ते, अगर इतने का ही टारगेट रखे तो लगभग इतना टाइम अपने को मिल सकता है। और मैं अगर तुम्हें बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट का थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ बताऊं, तो भाई देखो इजी क्वेश्चन लगभग 40% देखने को मिले थे, जो कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। मॉडरेट 30% के आसपास, जो कि बिट कैलकुलेटिव थे, 2 से 3 क्वेश्चन शायद कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे मिक्स हो सकते हैं। डिफिकल्ट में 30%, लेंदी, थोड़े से अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चन तो इस टाइप के थे। तो इजी प्लस मॉडरेट में तो तुम्हारा टारगेट ये रहना चाहिए सारे ही क्वेश्चंस मेरे से अटेम्प्ट हो, 90% क्वेश्चन भी उसमें से सही हो गए, तुम्हारा भाई काम बन सकता है। और डिफिकल्ट में अगर 45 to 50% क्वेश्चन करेक्ट कर जाते हो तो भी जो है तुम यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। तो अब ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में टारगेट क्या करना है, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। और एलआर एंड इंग्लिश में तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन तुम्हें जो है सही करने की कोशिश करनी है। अब फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो कम से कम पहले जो है इजी और मॉडरेट चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट करो। और जैसे यहाँ पे कुछ मैं तुम्हारे लिए डिफिकल्ट चैप्टर्स मेंशन करे तो इनके बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स पे जाओ, क्योंकि एक एक पे गए तो बहुत लेंदी पड़ जाएंगे और टाइम काफी चला जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ गया था, तो भाई तुम रोटेशनल मोशन में उसी का अच्छे से फॉर्मूला समझ लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है वो समझ लो, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसके अलावा अगर 3 स्टेप्स में तुम चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो भाई 3 चीजें याद रखो। सबसे पहली स्टेप रहेगी, कोई भी अच्छे वन शॉट के थ्रू जो है चेक कर सकते हो, या और उसके बाद जो है एक एनसीईआरटी से क्विक रीडिंग दे दो, भाई वो चैप्टर तुम्हारा अच्छे से लेवल पे तैयार हो जाएगा, जो थ्योरी की तुम्हें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कौन सा वन शॉट देखूं, क्या चीजें देखूं, तो मैं इसलिए फिर से तुम्हें रिपीट करूंगा, भाई क्रैश कोर्स में सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब जो है चैप्टर वाइज से और अच्छे से चीजें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। डीबीबी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मिल जाती है, तो फिर जो है तुम उसको चेक कर सकते हो। और बाकी है रिसोर्सेज तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और फिर नीट के पीवाईक्यूज लगा लो, भाई हो गए, फिर वो चैप्टर्स तुम्हारे एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि भाई डायरेक्टली थ्योरेटिकल। अब एक चीज समझो ना भाई, जब इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सब न्यूमेरिकल्स नहीं पूछ सकते, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन, तुम्हें लगता है बहुत टफ होता है रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर अ रिजिड बॉडी अंडरगोइंग प्योर रोटेशनल मोशन। तो भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी वो रख सकते हैं। अब जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं तो भाई शिफ्ट ही होता है ना, तो कहीं भी रह सकती है ना एक्सिस, तो ऐसे में बस ऑप्शन डी राइट रहेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसके अलावा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंसिडर्ड अ नॉन ओमिक कंडक्टर। ऑप्शंस अगर हम देखें तो सिलिकॉन डायोड यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट, सेमीकंडक्टर में पढ़ते तो है ये चीज, है ना। तो भाई नॉन ओमिक मतलब क्या हो जाएगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिले थे। अच्छा, डिलीटेड टॉपिक्स गलती से भी मत छोड़ के जाना, जैसे डॉपलर्स इफेक्ट का लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला था, किसी शिफ्ट में शायद नहीं आया था पर ज्यादातर शिफ्ट्स में जो है देखने को मिला था। तो भाई सिंपल अगर फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है तो भी सही कर सकते हो। ऐसे ही डैम्प्ड ऑसिलेशन पे पूछ लिया गया था सेम शिफ्ट के अंदर, जबकि वो भी जो है अपना यहाँ पे जेईई मेंस से हट चुका है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को नहीं छोड़ के जाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे एनर्जी ना 1D बॉक्स पे पूछ लिया था और स्टूडेंट ने वही बोला कि हमें तो पता ही नहीं था ये होता क्या है। तो देखो, वर्ड स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स में हम बोर्ड्स मॉडल पढ़ते हैं ना, उसी के आसपास जो है ये चीजें रहती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें नहीं पता था तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऐसे 1-2 ही क्वेश्चन रहेंगे, अगर वो छोड़ भी दिया तो हमारा कोई बहुत नुकसान नहीं रहेगा। ये जनरली ट्रैप क्वेश्चन रहते हैं जो कि तुम्हें फंसा देते और तुम्हारी स्पीड को स्लो कर देते, तो ऐसे उनको स्किप ही करते हुए चलना चाहिए। नेक्स्ट अपन केमिस्ट्री देखते हैं।
अब केमिस्ट्री में सबसे पहले जो इजी और मॉडरेट लेवल के तुम्हें चैप्टर्स को टारगेट करना है अपने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक में जो है इजी चैप्टर्स को टारगेट करो और फाइनली डिलीटेड चैप्टर्स को तुम यहाँ पे देख सकते हो। और डिफिकल्ट चैप्टर्स जो फिजिकल केमिस्ट्री के तुम्हारे, उनमें बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो स्पेशली थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला देख के जाओ। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पी ब्लॉक काफी लेंदी है, सॉल्ट एनालिसिस में बहुत सारी चीजें रटने वाली है, तो इसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें देखो, एकदम डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी तुम्हारे रटने वाले चैप्टर्स रहते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको पहले टारगेट कर लो, क्योंकि सब करने का अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो स्पेसिफिक मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट बना दी है, इन पे तुम स्पेशली यहाँ पे फोकस करो। और बाकी जो बचे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, उनमें बस नेम, रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देखते हुए चले जाओ। और एट लास्ट टाइम बचता है तो रिमेनिंग जो डिलीटेड चैप्टर है उनको यहाँ पे देख सकते हो। और टाइम बहुत कम बचता है, नहीं हो पा रहे तो बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो है देखते हुए चले जाओ। शॉर्ट नोट्स अगर कहीं से मिल जाए तो उनके थ्रू जो है पढ़ सकते हो। अब हम बात करें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की, तो देखो भाई इस टाइप के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें देखने को मिले जहाँ पे मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है पूछ लिया गया। तो आपको मैकेनिज्म थोड़ी सी क्लियर रहनी चाहिए, कहाँ पे जो है चीजें प्लेस होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री भी कहीं पे इन्वॉल्व रह सकती है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। और स्टेबिलिटी, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन फिर पूछ लिए गए थे आपका, फिर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना है। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट इन मायोग्लोबिन। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़ा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं हो या फिर हल्के से डिफरेंट हो, अगर तुमने जेई के टाइम पे देख लिया था, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ लिया, या फिर मान लो कहीं और बायो मॉलिक्यूल्स के टाइम पे देख लिया, मान लो गलती से कहीं पे पढ़ लिया था, तो बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चंस से अपना जो है फिर से वही टाइम ही वेस्ट होता है, ठीक है ना। आप बाकी क्वेश्चंस पे जो है फोकस कर सकते हो। मैथ्स में कम से कम आपको इजी और मॉडरेट चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। ऐसे कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स जो हो गए उनके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज भी पता है तो काफी है। अब भाई मैट्रिसेस के जैसे काफी इजी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल गए थे, जैसे आपको सिंपली जो है एक मैट्रिक्स दे दी थी और उसका पावर में कुछ पूछ लिया था, तो हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट रहे या फिर जनरलाइज पैटर्न बन जाए कि अपन ने एक दो पावर निकाली, नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो ऐसे टाइप के इजी क्वेश्चन देखने को मिले थे। अच्छा, मैथ्स के लिए जो है इजी और मॉडरेट चैप्टर्स को आप 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो, या तो वन शॉट देख लो या सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है आर डी शर्मा और अरिहंत के जो है आप देख सकते हो इलस्ट्रेशंस, तो इससे वो आपके जो है चैप्टर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हो सॉल्व, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो जेईई मेंस के इजी और मॉडरेट पीवाईक्यूज देख सकते हो इन सालों के, क्योंकि इस टाइम के तो अभी काफी डिफिकल्ट है, तो उनमें अपन को फंस के नहीं रहना है। अच्छा, हर क्वेश्चन के लिए एक चीज ध्यान रखना भाई, कन्वेंशनल अप्रोच के लिए नहीं जाना है, जहां पे जो स्मार्टर क्विकर अप्रोच रहे उनके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि भाई 15 अप्रैल 2026 शिफ्ट 2 में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था, एबीसी एपी में और ये सब भी जो है एपी में, तो फिर हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब अगर आप नॉर्मल अप्रोच से जाते तो भाई यहाँ पे सब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये सब यूज करना पड़ता, बट जरूरत नहीं थी। आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखते तो आप समझते ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि एबीसी को अगर इक्वल कर दिया तो ऑब्वियसली वो एपी में रहेंगे, और यहाँ पे भी फिर tan इनवर्स ए tan इनवर्स ए tan इनवर्स ए बन गया, एक कांस्टेंट टर्म बन गए, तो वो भी एपी में रहेंगे। सीधा सब्स्टिट्यूशन से ही अपना आंसर निकल आता ना, तो स्मार्टली सोचना रहता है। एलआरएन इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस ही आपको जो है सेक्शन के अंदर परफेक्ट बना सकती है। आपको रोज के मतलब 45 मिनट ट्राई करना है कम से कम निकालने, और मेनली आप 50 से 60 क्वेश्चन उस टाइम के अंदर टारगेट करिए अटेम्प्ट करने का। रोज की आदत रहेगी, क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस हो गए, अपने आप जो है तैयार हो जाओगे। सोर्सेस क्या यूज कर सकते हैं, एनटीएससी के जो है मैथ सेक्शन के पीवाईक्यू यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन साइट्स जो है सर्च कर सकते हो, क्योंकि भाई आपके बैंकिंग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके इस बार पूछ लिए गए थे, मतलब कि जो ब्रोशर में गिवन नहीं रहते, तो ये हर साल की कहानी है, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि ब्रोशर के अलावा भी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बाकी इंग्लिश में जो है क्लास 10 के बोर्ड के पेपर के आपने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना, क्योंकि आरसी वारसी वहां से नॉर्मली अपन को उस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। रेनन मार्टिन से ग्रामर के रूल्स अपने जो है यहाँ पे कर लिए, फिर ऑनलाइन साइट्स आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है फिर से मैं कहूंगा कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि वोकैब सेक्शन एकदम स्ट्रांग कर रहे भाई, इतने कम टाइम में थोड़ी एकदम से हो जाता है, साल लग जाते हैं। तो आपको बेटर यही है कि जो भी कुछ अगर वर्ड्स के अक्रॉस आ रहे हो बस उनको समझते चले गए, अगर फंस गया किस्मत से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस पे जो है फोकस कर लेना। एंड देखिए, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में अगर जो है आप और बेटर करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट एलआरएन इंग्लिश का भी कोर्स अवेलेबल है, उस पर भी कूपन कोड है, उसको चेक कर सकते हो। या फिर प्रॉपर मॉक टेस्ट देना चाहते हो रेलिवेंट विद द बोनस क्वेश्चन फीचर, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसका भी कूपन कोड आप चेक कर सकते हो। और मॉक टेस्ट के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि भाई अब हर तीसरे दिन लगभग आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज ही करना है,
क्योंकि अब भाई टाइम नहीं, अब ये नहीं कि बार बार सिलेबस कंप्लीशन के लिए रुके। भाई मॉक टेस्ट नहीं देने वाले स्टूडेंट्स के काफी कम स्कोर बना है बिटसैट फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तुम्हें मॉक टेस्ट इस बार दे के जाना है एंड यहाँ पे अपने वीक पोर्शन को एनालाइज करना है, उसी को ज्यादा से ज्यादा जो है स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, तो इसी से तुम्हारा स्कोर जो है लगातार इंप्रूव होगा। एंड एक चीज जो है ध्यान रखो, सिर्फ 30 दिन बचे हैं तुम्हारी सीट को कंफर्म करने के लिए, तो भाई तैयारी भी वैसे करो कि ये 30 दिन जो है तुम्हारे 1 साल की प्रिपरेशन के बराबर हो जाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज जरूर से मेंशन कर देना, 30 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। हार नहीं मानना है, पूरे एफर्ट्स लगाना है, बिट्स पिलानी का द्वार तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।